दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे साइबर एक्सपर्ट हैं, सौरभ मणि त्रिपाठी जी हैं, जिनका योगदान भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम में एक बहुत ही टॉप लेवल पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सौरभ भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और बहुत सारे क्वेश्चनेयर हैं जो आपसे पूछेंगे और ये जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। साइबर सिक्योरिटी है क्या, और सौरभ मणि त्रिपाठी जी का साइबर सिक्योरिटी में कैसे आना हुआ और कैसे एक्सपर्ट बने, सारा कुछ बताएंगे। बाद में साइबर सिक्योरिटी में कैसे करियर बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चनेयर होंगे जिसका जवाब देंगे हमारे मेहमान गेस्ट सौरभ भाई। तो सौरभ भाई, आपका स्वागत है जी। जो पहला क्वेश्चन आपसे मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही साधारण है कि आपका साइबर सिक्योरिटी में आने का सफ़र कैसा रहा और कैसे आप इस जो है लाइन में आए। देखिए, सबसे पहली बात तो इतना दिन से हम दोनों प्लान बना रहे थे कि पॉडकास्ट साथ में करेंगे, आपने बहुत बार बोला था, तो आज हम लोग भगवान जी के आशीर्वाद से साथ में एक शो बना रहे हैं, एक अच्छी बात है। दूसरा, मैं कैसे साइबर सिक्योरिटी में आया, आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बिल्कुल भी आईटी से मैं दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था। शुरुआत में 2008-9 तक मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट था और फाइनेंस में ही मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी। फिर मेरा कैंपस हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी ने मेरे को एज ए फ्रॉड एनालिस्ट हायर किया। मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जाके एक यूएस कंपनी थी जो यूएस आर्मी के लिए वो लोग सेंसर्स और ये सब बनाते हैं, उनका ही पूरा इकोसिस्टम था जिसको वो कंपनी मैनेज करती थी। और वहाँ पे जाके हमने उनका साइबर डिवीज़न देखा, हमने वहाँ पे डेवलपमेंट देखा। मैं तो एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल गया था वहाँ पे, फ्रॉड एनालिस्ट था मैं, वहाँ पे चेक करता था चीज़ों को। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल्स थी, वो सब लॉक हो गई, खुल ही नहीं रही थी। बहुत बड़ी कंपनी थी, शायद इंडिया की पहली कंप्यूटर इतनी बड़ी कंपनी है, शायद इसमें इन्फोसिस के जो चेयरमैन है उन्होंने भी जॉब किया हुआ है। तो ये बड़ा शॉकिंग था सबके लिए। ये मेरी भी फाइल नहीं खुल रही थी। मेरा जो शिफ्ट होता था वो यूके शिफ्ट था, दोपहर 1:30 या 2 बजे से कुछ होता था, अब तो मेरे को याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। और ये रात को 12, साढ़े 11-12 बजे तक चलता था। उस दिन हमारी फाइल्स नहीं खुल रही थी, कंप्यूटर टच करने पे भी बिल्कुल रोक लगा दी गई। तो मतलब एक अटेम्प्ट में सुन मेरा सन्नाटा, बिल्कुल बहुत। फिर उस दिन मेरे को ऐसा लगा, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैं गया, मैंने पता करा, पूछा, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे एक ऐसा बना कि यार ये लोग मतलब इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बचा रहे हैं। हालांकि 3 से 4 घंटे में वो लोग उसको रिकवर कर लिए और बहुत चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। तो मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट वहाँ से मैंने पढ़ना चालू किया। शुरुआत तो ऑनलाइन कोर्सेज से ही हुई, एज यूजुअल सबकी होती है, यूट्यूब और ये सब। फिर धीरे धीरे जब और इंटरेस्ट बढ़ा। सही बात है। आपको इंस्टिंक्ट कहाँ से आया, आपको स्पार्क कहाँ से मिला कि हमको चलो करते हैं, ये बड़ी बात होती है। आदमी बिल्कुल कहते नहीं कि हम निकले थे सफर में कहीं के लिए, लेकिन रास्ते में एक रास्ता दूसरा मिला और वो दूसरी मंजिल पे पहुंच गए। बिल्कुल ये दूसरी मंजिल पे ही हम पहुंच गए। वहां से हमने सीखना शुरू किया। अब जब सीखना शुरू किया तो नॉलेज हुई। कंपनी में इंटरनल इंटरव्यूज चलते रहते थे, तो मैं फाइनेंस से साइबर में मूव करने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी। वहाँ पे सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। बहुत से सीनियर्स थे जो आज भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं साइबर फील्ड में, लेकिन वो किसी और कंट्रीज़ में है। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, उन्होंने मुझे सिखाया। कुछ एक बाहर के लोग भी थे जिनके साथ मैंने मिलकर सीखा 2009-10 पूरा। और इसके बाद मैं प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी में आ गया और मैंने फाइनेंस से पूरा मूव कर दिया अपने आप को साइबर सिक्योरिटी में। तो 2009-10 में आई थिंक जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है, एंड्रॉयड का चलन शुरू हो रहा था शायद। बिल्कुल, एंड्रॉयड प्लस मतलब जो आज की डेट में टेक आपको दिख रहा है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो जितना भी हाई फाई आपको टेक्नोलॉजीज दिख रही हैं, जी, वो सब टेक्नोलॉजीज का आप बिगिनिंग समझ लो। वो 2000 मतलब मेरे को लग रहा है 2005-6 के बाद से स्टार्ट हुआ और वो ग्रो करते 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 आज हम एआई के एरा में बैठे हुए हैं। तो 2009 में आपको ऐसा लगा साइबर सिक्योरिटी में कुछ इवेंट हुआ जहाँ पर आप फाइनेंशियल एडवाइजर या जो भी आप काम कर रहे थे, तब वहाँ से आपने इसकी जो है लाइन चूज करी। खैर, कोई भी लाइन आदमी जो अगर इंटरेस्ट के बेस पे चूज करता है, खैर मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। और आपने मेहनत किया
तो अच्छा रहा। तो आपने जो है 2009 के बाद से आप साइबर सिक्योरिटी में अपना हाथ आजमाए कुल मिला के। जी बिल्कुल। सही बात करूँ तो इसके बाद चलिए ठीक है, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि पहली बार ऐसा इवेंट कब हुआ कि किसी ऐसे साइबर अटैक में जिसमें आप इन्वॉल्व थे और आपकी कंपनी ने उस साइबर अटैक को न्यूट्रलाइज किया हो, ऐसा पहली बार कब हुआ और कैसे हुआ? तो मैं बताता हूँ आपको। एक टेलीकॉम, बेसिकली टेलीकॉम नहीं बोल सकते, कॉल सेंटर था। जी जी। वो किसी टेलीकॉम कंपनी के शायद सपोर्ट सिस्टम वो लोग उसको प्रोवाइड करते थे एंड टू एंड। जी जी। उसको कुछ क्या बोलते हैं, मैं उसको भूल गया हूँ, बट मतलब उसको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। उनके पास कॉल्स आती थी उस टेलीकॉम कंपनी की और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। इट वाज अ रैंसमवेयर अटैक, और जैसे ही वो अटैक हुआ जितने भी सिस्टम्स थे उन सब पे एक ब्लू स्क्रीन, और कुछ सिस्टम्स तो ऐसा हो गया कि जो फाइल्स खुली हुई थी वही खुली हुई हैं, जहाँ जो एंटीवायरसेस जहाँ पे थे सब स्टक हो गया, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मतलब वो जो फिल्मों में कहते हैं नहीं कि ये मोमेंट रुक जाए, जी, कहाँ से मोमेंट रुक जाए, तो मोमेंट रुक गया था। मोमेंट पूरी तरीके से रुक गया। कंपनी का जितनी भी कॉल्स आ रही थी, जो सपोर्ट कॉल्स थी, वो कॉल्स लैंड नहीं कर रही थी, सिर्फ फोन्स बज रहे थे। सब किसका कॉल आ रहा है, कौन फोन कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ बहुत एक अलग सिचुएशन बन गई थी। हमारी जो सॉक टीम ने फिर उसको एनालाइज किया। इसके बाद हमारी जितनी भी सीम और सॉक टीम थी, और साथ में हमारे जो भी एक्सपर्ट्स थे, मैं भी उसका एक हिस्सा था। जी। तो हम लोगों ने उसको जो थ्रेट्स थे उसको न्यूट्रलाइज किया। एंड वो मेरे लाइफ का एक ऐसा केस था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि कॉल वॉल्यूम आप ये समझ लो कि हर मिनट 400 से 500 कॉल्स थी, और आप सोचो कि उनका इंफ्रा लगभग 40 से 45 मिनट डाउन था। 40 से 45 मिनट किसी एक बड़ी कंपनी का जो कॉल मतलब एंड टू एंड जो है सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, उसका हो जाए, बड़ी बात है। खैर 40 से 45 मिनट में आपने अगर इसको न्यूट्रलाइज किया, मतलब इसको जो है डिफेंड कर दिया, बड़ी बात है। तो मतलब ये काम जैसे ऐसा कुछ अटैक होता है जब साइबर सिक्योरिटी का किसी भी इकोसिस्टम पे या किसी भी उस कंपनी में, तब कैसे अलार्मिंग कैसे होता है कि जो है ये हो गया है? होता नहीं कि सिस्टम कभी कभी डाउन हो जाता है कि चलो ठीक है सिस्टम नहीं रिस्पॉन्ड दे रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का जो मतलब साइबर जो अटैक होता है किसी बड़ी कंपनी में अगर हो गया तो कैसे मतलब मालूम चलता है कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक तो मैनुअल होता है और दूसरा ऑटोमेटिक वाली कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जी। जैसे आपके पास एक होता है सीम, SIEM सॉल्यूशन होते हैं जी। इवेंट मैनेजमेंट के, जिसमें जो सिस्टम्स के लॉग्स होते हैं वो लॉग्स वो जनरेट करता है, और उसको EDR जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई थ्रेट है या नहीं है। साथ में इक्विवेलेंट एक सॉक टीम बैठी होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना पड़ता है कंपनीज को। सॉक की टीम बैठी होती है जो उन लॉग्स को मैनुअली भी जो है वो चेक करती है, उनको एनालाइज करती है और देखती है कि कोई थ्रेट है या नहीं है। अगर कोई भी थ्रेट मिलता है या कोई भी अटैक होता है, अगर अटैक हो रहा है, उसको 0 डे बोलते हैं हालांकि, तो अटैक अगर हो गया है, पोस्ट अटैक के अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। प्री अटैक जो होता है, मतलब पहले से जो हमारी तैयारियां होती हैं, वो ये होती हैं कि हमारे पास हर तरीके के टूल्स होने चाहिए, चाहे वो EDR है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, चाहे वो डेटा लॉस प्रिवेंशन के टूल हैं, चाहे वो पूरी सीम के टूल हैं, सोर है। आप तो बहुत मतलब ऑटोमेट हो गया है चीज़ें, तो ये सब टूल्स होने चाहिए। दूसरा एक टीम होनी चाहिए जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर पूरा रन कर रहे हो। ये बड़ी कंपनीज के लिए, छोटी कंपनीज के लिए नहीं है। मतलब वही है काफी हाँ, मतलब एक पूरा एंड टू एंड टीम होनी चाहिए। जैसे हमारे जो बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सेक्टर बड़े बड़े हैं जो जिसमें जो है साइबर ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, उनके पास में एक ऐसी आर्मी होनी चाहिए जो स्टैंड बाई मोड में हो, है ना? देखिए इन सब के पास आर्मी होती है जी। हम लोग का जैसे जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग भी यही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास खुद का सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, हमारे पास खुद की टीम, मतलब कुल मिला के आप जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम भी, मतलब इन आर्मी को डिफेंस सिस्टम भी आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम डिफेंस, साइबर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल डिफेंस के साथ भी हम काम करते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं, बहुत सी PSUs हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। या मतलब हम नहीं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो इंडिया में, वो इसी के लिए है कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का सेक्टर हो गया, तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बेसिक सा जो है क्वेश्चन है, खैर ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ जी,
ये जो साइबर सिक्योरिटी है, मतलब साइबर सिस्टम सिक्योरिटी मतलब तो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, जो साइबर अटैक होता है ना, वो जो लोग करते हैं उनको फ़ायदा क्या होता है? मतलब जो अटैकर होते हैं उनको वो ऐसा क्या, मतलब कीड़े काटते हैं या चुल मचता है? अच्छा, मैं आपसे आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको मैं देखो लिटरेट नहीं हूँ साइबर सिक्योरिटी। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, जब कोई चोर किसी के घर में घुसता है उसको क्या फायदा होता है? आप भाई वो तो कुछ जो है कीमती जो है चीज चुराने के लिए आता है करेक्ट है ना, सोना चांदी जवाहरात बिल्कुल। वगैरह। अब डिजिटल में कोई भी जब चोर घुसता है तो वो कुछ कीमती चीजें चुराने आता है, जैसे हो गया डेटा, सबसे बड़ी बात। तो ये जो सोना चांदी हम लोग रखते हैं, मतलब बहुत लोग रखते हैं, हम लोग तो हमारे लोग पास बहुत कम होगा मान लो, तो वो तो कीमती होता है, क्या डेटा भी कीमती होता है? आप एक बात बताओ, आपका बैंक अकाउंट है, जी बिलियंस ऑफ लोगों का बैंक अकाउंट है, जी एक नॉर्मल बैंक के ऊपर अगर साइबर अटैक हो जाता है, उनका सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स लीक कर जाए, तो आज की डेट में एक सबसे छोटी जो बैंक होगी उसका भी टर्नओवर मुझे लग रहा है 2-4 लाख करोड़ होगा। हाँ हाँ, ये तो मिनिमम कितना बड़ा लॉस कर सकते हैं आप सोचो, इस डेटा को मिसयूज करके वो कितना बड़ा लॉस कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, ये तो मैं छोटी बैंक की बात बता रहा हूँ आपको, बड़े लेवल पे पता नहीं क्या क्या होता है। मतलब डेटा आज की डेट में बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। सौरभ भाई आज के समय में सबसे बड़ा साइबर खतरा मतलब क्या है? सबसे बड़ा साइबर खतरा क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ा साइबर खतरा कई तरीके का है। जी। अभी एक वेब सीरीज आई है स्पेशल ऑप्स सीजन 2, आप उसको देखना, मैं सबको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए कि सबसे बड़ा साइबर खतरा क्या है ये देखने के लिए। हालांकि वो इमेजिनेशन है, लेकिन आप सोचो कि 99.99% ये पॉसिबल है। किसी भी कंट्री का जितने भी लेट्स नॉट से किसी भी कंट्री का, भारत में सबसे ज्यादा हम पेमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूपीआई यूज करते हैं। बिल्कुल। उस यूपीआई का डेटा अगर हैक हो जाता है क्या होगा आप सोचो, कितने गरीब लोगों का कितना पैसा लूट जाएगा आप सोचो। पहला खतरा, सबसे बड़ा खतरा आप पूछ रहे थे ना। दूसरा, भारत में कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं जो कि नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज होते हैं, और वो पूरा 100% आईटी बेस्ड है। बिल्कुल राइट, उसमें साइबर खतरा हो गया, अगर गड़बड़ हो गई, आप सोचो कितना बड़ा विनाश हो सकता है। सबसे बड़े साइबर खतरा ये, मतलब ये कुछ हैं, कुछ हैं जो आप बता रहे हैं। आप सोचो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब, उनकी मशीन्स, वेंटिलेटर्स, सब के सब कनेक्टेड है किस चीज से? आईटी से। राइट, कमांड आप एक मशीन से देते हो, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई फिर क्या होगा? आज एक अभी बहुत बहुत बड़ा हादसा हुआ, भगवान सभी की आत्मा को शांति दें। वहां पे भी सुगबुगाहट उठी कि वो जो हादसा हुआ था जिसमें एक मेरे ख्याल से आप बात जहाँ कर रहे हैं अहमदाबाद के आसपास की। राइट, तो उसमें भी साइबर अटैक टाइप में कुछ हुआ था। ऐसा सुगबुगाहट थी, पता नहीं क्या था, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत जगह पे लोग अलग अलग पोस्ट कर रहे थे, कहीं एक्स पे या कहीं पे। तो साइबर खतरा हर जगह है और हमें उन खतरों के प्रति सावधान रहना है। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। आज के डेट में दुनिया इंटीग्रेटेड है यार, एक वेब से जो है जुड़ी हुई है। मतलब कुल मिला के बोले सीधे लैंग्वेज में, जो थ्रेड्स हैं हर आदमी के पास जा रहे हैं और उस पर कुछ अटैक होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आज की डेट में आम तौर पर कंपनियां ऐसा कौन सी गलती करती हैं जिससे जो है साइबर डेटा जो है लीक होता है और उनको साइबर थ्रेट? जी मैं समझ गया। देखिए, कंपनियां बनती हैं उनके एम्प्लॉयज से, उनके रिसोर्सेज से, उनके कलीग से। जी, उसी को कंपनी बोलते हैं। जी। जो गलतियां होती ह्यूमन से ही होती नॉर्मली, सी बात जहाँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लोगों के पास एक मेल आई, एनोनिमस आई, स्पैम में आई, उसको भाई ने खोला, क्लिक किया, सब खत्म, डेटा स्टार्ट हो गया लीक होना। अब तो बैकग्राउंड में थ्रेट्स, जो भी रैंसमवेयर्स या फिर जो भी थ्रेट्स होते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं। आपको सामने पता भी नहीं चलेगा आपका डेटा चोरी हो रहा है, वो कॉपी करते रहेंगे। मतलब वो बहुत छुपे हुए रहेंगे। बिल्कुल, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कंपनीज हैं, कोई भी पेन ड्राइव है, सीधा लगाए, डेटा डाउनलोड किए। हालांकि अब बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, फायरवॉल्स लगी हुई हैं,
DLPs लगी हुई हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं पेन ड्राइव्स को और बिल्कुल एक्सेस नहीं करने देती। लेकिन एक नॉर्मली जो कंपनी का डेटा चोरी होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती होती है, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ वनरेबल क्लिक किया गया है या कुछ डिटेल्स अंदर आई हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए ही ढेर सारे सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम, सीम, सोर, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, ये सब पूरी टीम्स बनाई जाती हैं। वो टीम्स इसको प्रिवेंट करती हैं और कोशिश करती हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बहुत सी कंपनीज के पास ब्लू टीम होती है। ब्लू टीम क्या होती है? ब्लू टीम या रेड टीम ऐसी टीम्स होती हैं जो कि डमी अटैक्स करती हैं और डमी डिफेंड करती हैं। तो मतलब ये खुद का ही सिक्योरिटी चेक करने के लिए अटैक्स किए जाते हैं, डिफेंड किया जाता है और चेक, जैसा मॉक ड्रिल होती है ना पुलिस में, ओके, मॉक ड्रिल टाइप में ही रेड टीम और ब्लू टीम अपना एक पीरियडिक मतलब इनके पास में दो जो है सिस्टम होते हैं, एक तरह से दो आर्मी होती है, एक विलन एक हीरो होता है, राइट। तो उसे अटैक करा के और हीरो से उसको जो न्यूट्रलाइज कराते होंगे ना। हाँ, हमारे एक लेमैन लैंग्वेज में ही आपने बिल्कुल सही कहा। तो कंपनियां, सौरभ भाई का कहना है, कंपनियां जो है बहुत सारे सिक्योरिटी मोड रखती हैं और जो है टीम रखती हैं, प्लस टाइम टू टाइम ड्रिल करती हैं, जिस तरह हम लोग रिहर्सल वगैरह करते हैं। देखिए, मैं एक बात और अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ। भारत में सबसे पहले एक मिशन चलना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन कंपनी का कोई साइबर प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, या आज के डेट में कंपनीज कर रही है। ये भी एक कारण है साइबर अटैक का। जिस कंट्री का हम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का हम इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब भी उस कंट्री के साथ जरा सा भी अनबन हुई, कुछ हुआ, जब हम उनका ही शील्ड यूज कर रहे हैं, उनका ही गार्ड यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने एक दुकान बनाई, उसकी सिक्योरिटी में आपने अपने एक पड़ोसी से या अपने एक जानने वाले से एक सिक्योरिटी गार्ड लिया और बोला भाई ये सिक्योरिटी गार्ड तेरा है, हमेशा ही तेरा रहेगा, हम इसको रेंट पे ले रहे हैं तुझसे। अगर हमारा उस आपके जानने वाले से या जो भी नेबर है या जो भी है उनसे झगड़ा हो गया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके बोल देंगे कि तुम चोरी कर रहे हो। समझ रहे हैं? यही मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये बात है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि ये डोमेस्टिक साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम होना चाहिए, या जो भी कंपनियां हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आप लेमैन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक होस्ट की तरीके क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई ये फलानी कंपनी है, ये US की है, ये वहाँ की है, फलाना दिमागा है, तो ये अच्छी सिक्योरिटी, तो विदेशी है भाई, इसमें अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। वो देखिए वो होता है। तो क्या जो डोमेस्टिक कंपनियां हमारी हैं, देखिए हर कंपनी साइबर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए एक तरह से, तो क्या प्रीफर वो विदेशी कंपनियां करती हैं या फिर जो है देसी कंपनियां करती हैं? भैया हम बताते या फिर इस माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो है देसी ही प्रीफर करें? देखिए हम बताते हैं आपको। अमेरिकन कंपनी है जी। आज ट्रम्प क्या बोल रहा है? 400% टैरिफ। हाँ, ये तो बड़ा बखेड़ा हो गया। सन की आदमी है। अरे वो क्रुक को भी बोला कि क्या है ना? उसका जो है वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है। आप सोचो कि वो अगर ब्लैकमेलिंग पे इस हद तक आ सकता है, तो क्या इस हद तक नहीं आ सकता कि आपके मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, हम ब्लैकमेल करेंगे? ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स होता है, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो सब धरे के धरा रह जाता है। इसलिए हमको फोकस करना चाहिए एज ए नेशन कि हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। सौरभ भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन खैर ये आउट ऑफ द कंटेस्ट बात करने जा रहा हूँ, लंबा ना हो जाए, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। मैं जी, आप बता रहे हैं कि इंडियन सिक्योरिटी इकोसिस्टम होना चाहिए, जैसे जो देसी कंपनियां हैं सिक्योरिटी सिस्टम की, वो उनको यूज करना चाहिए कंपनियों को। जी, वो बात सब सही है, लेकिन क्या हमारे यहाँ किया ऐसा कुछ इकोसिस्टम नहीं हो सकता कि जैसे कि सबसे बड़ा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जितने भी हैं, आर्कुट से लेकर आज तक का जो जमाना चल रहा है, सब विदेशी कंपनियां हैं। क्या हमारे पास में AI भी जितनी भी आ गई हैं वो सब विदेशी हैं? क्या हमारे इंडिया में कोई नमो टाइप का AI, कोई जो है मतलब ऐसा अपना वेदांत टाइप का कुछ जो है AI नहीं बन सकता है? क्योंकि डेटा तो विदेशों के पास में है, अमेरिका के पास में है। सीधी बात बोलूं, हाँ, पहले से मैं माफी मांग लेता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो। आप इंडिया में जितने भी प्रिविलेज्ड सोसाइटीज हैं, जितने भी रिच सोसाइटीज हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सबके पास जाइए तो उनके हाथ में या फिर एप्पल रहेगा
या तो कीपैड फोन। ठीक है, या तो कीपैड फोन रहेगा। हाँ ठीक है, अगर उनके पास, और 99% जितनी भी प्रिविलेज सोसाइटीज है उनके पास एप्पल है। कहाँ का प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट तो है यूएस का, राइट। इंडिया में बनाने की कोशिश चालू है, जिसको ट्रम्प मना कर रहा ट्रम्प है। वहां भी बोल दिया आप पूरा यहाँ सोचो कि ट्रम्प मना कर रहा है कि नहीं बनाना है, उसके बावजूद क्या बना रहे अगर हैं। हमारा अपना ब्रांड रहता तो ट्रम्प इसके बीच में इंटरफेयर कर पाता कि नहीं बनाना है? नहीं कर पाता। दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से हम कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जानबूझ के यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। खैर ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर बात करूंगा कि भाई हमारे यहाँ व्हाट्सअप भी होना चाहिए, टेलीग्राम जैसे चल रहा है अपना, उस तरह बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। खैर वो तो सिस्टम का एक क्या है प्लस माइनस जो भी होगा। खैर इस आगे बढ़ते हैं। और सौरभ भाई एक बात साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट की हो गई, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज की डेट में युवा हैं, अगर वो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी लाइन में बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी एक जॉब अपॉर्चुनिटी पिछले कई सालों से साइबर सिक्योरिटी में है, तो वो कैसे इसको अपना करियर बना सकते हैं? या कोई युवा अगर मान लीजिए वो आर्ट साइड है या हिंदी मीडियम है, गांव से आता है, रिमोट एरिया से आता है, मतलब कि किस तरह का बंदा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, जो इसको अपना जो है एक तरह से करियर बना सके, या कोई भी बना सकता है अगर ध्यान दे, तो इसके लिए हमें बताइए। बताता हूँ, ये एक जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज की डेट में। पांडे जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक कहावत है, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। जी, चाहत है, अगर चाह है तो राह है। तो कोई भी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो कोई मीडियम हो, जिसको साइबर सिक्योरिटी में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना है, सबसे पहले उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए, किसी चीज़ को सीखने का, लर्न करने का जी, और ग्रो करने का एक भूख और एक पैशन होना चाहिए। बिल्कुल सर, भूख होगी तभी होगा। राइट। दूसरी बात, आपके पास कोर्सेज हैं। सबसे पहले तो इनिशियल बेसिक आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप BCA कर सकते हो, इसके लिए आप छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। इनिशियली आप एज अ सॉक एग्जीक्यूटिव आप कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप उसमें ग्रो करोगे। आप जब थ्रेड्स को देखोगे, पहचानोगे, समझोगे, धीरे धीरे करके आप जब आप पढ़ाई करके ही सॉक आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि आप बिना कोर्स किए तो आप उसमें नहीं जा सकते। आपको पहले सीखना पड़ेगा, टूल्स को कैसे यूज़ करें, EDR क्या है, DLP क्या है, इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होते हैं, उस इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। उसके कोर्सेज बहुत सस्ते में अवेलेबल है। बहुत सारी साइट्स हैं जो कि यहाँ तक कि 1999 रुपये में आपको कोर्स दे रही है। आप वो कोर्स करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप भरोसा करो कि आप वो कोर्स करो, कोर्स करके आप उसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और एक्सपेरिमेंट करो, सीखो। सब फ्री है। जितना ज़्यादा आपके अंदर चाहत होगी, पैशन होगा, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। जॉब्स की कमी नहीं आने वाले समय में। अभी तो AI आया हुआ है। AI जो है वो और एडवांस कर रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स को। हाँ, अभी वो स्टार्टिंग सिर्फ सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी एडवांस कर रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब अभी ये बहुत विकराल रूप लेने वाला है। क्या सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा बता देता हूँ। सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। छोटा सा सर जो है इसी से कंटिन्यू करें, एक छोटा मेरा जो है क्वेश्चन था, सॉरी छोटा सा मेरा एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर जो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं या मेरा जो पॉडकास्ट चल रहा है, यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं कोई भी ऐसा जो है कोई रिचार्ज करने का, कोई किसी कोर्स जो है खरीदने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप लोग अपने उस पे रिस्क पे जाके थोड़ा सा देख दाख के भाई, है ना, पता चला 1999 किसी कोर्स से ले लिया, बोले कि मनोज भाई ने बोला था, सौरभ भाई ने बताया था। नहीं, कोर्स या पढ़ाई यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल है। आप फ्री में यूट्यूब पे जाइए, घंटे 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, 8-8 घंटे तक के कोर्सेज अवेलेबल है। बिल्कुल, आप वहां से पढ़ाई करो और जब आप एक बार पढ़ाई शुरू करेंगे, आप खुद समझ में आएगा कौन सा कोर्स लेना, कौन सा कोर्स करना है। हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बस यही डिस्क्लेमर है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एब्सोल्युटली। तो आप सौरभ भाई बता रहे थे कि AI साइबर सिक्योरिटी प्लस साइबर थ्रेट दोनों जो है क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली। हाँ। साइबर थ्रेट ज्यादा क्रिएट कर रहा है और AI तो अभी स्टार्टिंग। अभी एक कंपनी, आज मैंने उसका स्टेटस भी लगाया था अपने मोबाइल पे। एक कंपनी 700 लोगों की एक सिंगल साइबर अटैक से सबकी जॉब चली गई और वो साइबर अटैक AI बेस्ड था। सबकी जॉब चली गई, 700 एम्प्लॉइज की जॉब चली गई, कंपनी बर्बाद हो गई, डेटा की कंपनी थी। तो ये स्टार्टिंग है, बहुत विकराल रूप लेकर के ये थ्रेट्स आ रहे हैं क्योंकि AI सिर्फ अच्छा ही नहीं कर रहा है, AI कुछ ऐसी चीजें भी करने जा रहा है
जो कि हम सोच रहे थे। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। आप सीखिए, भारत के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़िए, हाँ। भारत के लिए करने के लिए कुछ सोचिए। दैट्स इट। देश के लिए। यस। और अच्छा, ये चीज़ अभी एआई की बात कर रहे हैं, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी का जो इवेंट आपने बताया अभी कि एक कंपनी बर्बाद हो गई, या मैं ऐसा जैसे जो और लोग सोचते हैं कि एआई आएगी तो 100 लोगों का काम 1 लोग 2 लोग कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट एआई आई और हर कंपनी में जो है एआई मेन रोल में आ गया, और जो पेरेंट कंपनी जिस कंपनी की एआई है मान लीजिए, या फिर उस पर कोई उस एआई पे अगर कोई थ्रेट मारता है, तो क्या इस तरह से पूरी कंपनियां बर्बाद हो सकती हैं? एब्सोल्युटली हो सकती है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनडाउटेबली। और ऐसा भविष्य में आपको शायद देखने को भी मिलेगा, ना हो भगवान करे, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसी एक टूल पे, या किसी एक सिक्योरिटी टूल पे, या किसी एक एआई के टूल पे, और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब जितनी भी ब्रांचेस है वो तो उसमें तो गड़बड़ होगी। और ऐसे जो एआई कंपनी है मान लीजिए वैसा नहीं करेंगे, जो एथिक्स होता है, तो चाहे तो एआई कंपनी जैसे आज हमारे ट्रम्प चाचा जो है ब्लैकमेल करते हैं, खैर तो हो सकता है वो भी कंपनी ब्लैकमेल करेगी, भाई ठीक है हम कल बंद कर देंगे। देखिए, जो चीज़ भारत की नहीं है वो चीज़ भारत की नहीं है। आज हम यूज़ कर रहे हैं, कल उसको कोई भी सामने वाली कंट्री ब्लैकमेलिंग उसके माध्यम से कर सकती है, या चोरी भी कर सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि भारत को जितना जल्दी हो सके साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। पूरे तरीके से हम अपना स्वदेशी निर्मित प्रोडक्ट यूज करें साइबर सिक्योरिटी के। और आज की डेट में यार भैया, जिस हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया का जो है सॉफ्टवेयर में डंका बजता है, तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया वाले सोच लें और हमारा जो है सिस्टम अगर सोच ले, तो हम हर चीज़ में डंका बजा सकते हैं। बिल्कुल बजा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो यूथ है, देखिए यूथ 2 कैटेगरी में है, एक सीख रहा है, एक सीख चुका है। जी। जो सीख चुका है वो सिर्फ पैकेज पे जाता है, पैकेज अभी 4-5 करोड़ का कहीं से बाहर से आ जाएगा, तो फिर उनके अंदर देश प्रेम पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा बहुत से यूथ मैंने देखा है। हम इंटरव्यू करते रहते हैं, डिफेंस के लिए भी इंटरव्यूज़ करते हैं, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज डिफेंस को। हम बोलते हैं भैया ज्वाइन कर लो, उनको बस अपने पैकेज से मतलब होता है। ऐसे भी कुछ लोग, सब ऐसे नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत कुछ छोड़ के देश की सेवा में अग्रसर रहते हैं। आप भारतीय सेना से कुछ सीखिए, भारतीय आर्मी से कुछ सीखिए, अपना प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन भैया जो आज का जो फैशन है वो तो यही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना जी। खैर, देश से प्रेम करेंगे, थोड़ा पैसा भी आपके लिए ज़्यादा फलेगा, मतलब कि ज़्यादा लगेगा आपके करेक्ट चीज़ों में। और सौरभ भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपकी कंपनी है, और आपने ऐसे जो है भारत के क्रूशियल जो एक जो है क्रिटिकल जो मतलब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जो भारतीय डिफेंस के, सिक्योरिटी के, ऐसे किन किन डिपार्टमेंट में आपने सर्व किया है? आप चाहे नाम बताएं या ना बताएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम अभी भी काम कर रहे हैं बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे बस हाँ, कि हमें भारत को मजबूत करना है। बिल्कुल। और कोशिश करनी है किसी भी तरीके से हम अपने देश को बिल्कुल स्वदेशी निर्मित सॉफ्टवेयर्स दें, प्रोडक्ट्स दें, और देश के लिए मर मिटने वाला हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, हमें बस इतना सोचना है कि हम देश के लिए ही काम करना है। भाई सौरभ भाई के लिए देखिए एक तालीम बनती है। इतना बढ़िया बात सौरभ भाई ने बोला है कि देखिए देश की सेवा भी करो और जो है रोजगार भी मिलता रहेगा। देखिए, मेरे जीवन का तो बस एक ही सूत्र है, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे। मैंने साइबर सिक्योरिटी में जब स्टार्ट करा, उसके बाद जब मैं ग्रो किया, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे। मैं आज की डेट में यूएस या यूके में बैठा होता, मेरी जो टीम थी वो बैठी भी हुई है, जो मेरे उस कंपनी में टीम थी। मैंने सब छोड़ के भारत में अपने स्टार्टअप चालू किए। कुछ में पास हुआ, कुछ में फेल हुआ, स्ट्रगल किया, लेकिन भागा नहीं। और ये सबको नहीं करना चाहिए। आज की डेट में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से प्रयास करना है, बस। अरे सौरभ भाई, उड़ती पुड़ती खबर भी आई थी मेरे पास में, मैं सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। ये था कि जैसे कि बहुत सारी एमएनसीज या बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। मैंने सुना कि आपकी कंपनी में जो है आपने विदेशियों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, विदेशियों को तो अभी हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पे उनको कुछ लोगों को हमने हायर किया है, और बीच बीच में करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये तो अच्छी बात है। भारत अगर विदेशियों को हायर कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और हमें आगे भी करते रहना है।
हमें कोशिश करना है कि अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और वहाँ से अगर कुछ आ सकता है तो वहाँ पे से भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके इंडिया में लेके आए। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी साथ में जो है हम अपने जो है शो को कंप्लीट करेंगे। सौरभ भाई, एक आम आदमी जो आम युवा है, आम आदमी बात करें तो जो 50-60 साल से लेकर मतलब सबकी बात, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी अपने जो है डेटा को कैसे सिक्योर रखे जिससे उसके ऊपर अटैक ना होने पाए, उसके बैंकिंग या मतलब उसके किसी भी चीज़ पे, सोशल से लेकर के सारी इंटीग्रिटी किसी पे अटैक ना होने पाए। तो कुछ स्टेप बताइए जिससे जो है हमारे जो है जो दर्शक है उनको फायदा हो सके। पहली बात तो आम आदमी अपने आप को आम आदमी मानना बंद करे। सब खास होते हैं। ये पहली बात है। किसी भी तरीके से कोई भी अननोन फाइल आ रही है, कोई लिंक आ रहा है, कोई इमेज आ रहा है, डोंट क्लिक ऑन इट। बिल्कुल भी उसको टच मत करो। कुछ भी अगर अननोन लिंक खोलना है, इनकॉग्निटो पे खोलो, कोशिश करो कि ना खोलो। और अगर आपको लग रहा है किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जितने भी सोशल मीडिया, गूगल, फाइनेंशियल जितने भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करो, पासवर्ड चेंज करो, 2FA लगाओ। 2FA मतलब एक गूगल का ऑथेंटिकेटर आता है, मोबाइल नंबर्स होते हैं, आप वो दोनों लगाओ, ईमेल और मोबाइल नंबर। एब्सोल्युटली आप वो लगाओ, फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप उसको लगाओ और अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखो और जागरूक रहो। और किसी भी तरीके की सिक्योरिटी रिस्क, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, वैसे ही अवॉइड होती है जब आप किसी अननोन लोगों से कम इंटरेक्ट करते हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को खतरों का खिलाड़ी नहीं बनाते हो, तो ही आप सेफ रहते हो। वही आज की डेट में बारूद पे जो है हर आदमी बैठा है और उसको जो है सिगरेट मतलब पीना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, वहां नहीं। देखिए, सिगरेट पीना जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ये डिस्क्लेमर है। सौरभ भाई ने जैसा बताया कि आज की डेट में कोई आम आदमी आम नहीं है, खास हो चुका है क्योंकि उसके पास में उसका डेटा है और उसकी बैंक की इंफॉर्मेशन उसकी उंगलियों पे है। ठीक है, तो इस तरह के आप जो है अननोन फाइल्स को, अननोन फोटो लिंक को, इनको अवॉइड करने से आप बच सकते हैं। और इससे जो है जैसे कि बहुत सारे फोटोज भेज देते हैं लोग, बहुत सारे वीडियो भेज देते हैं जिसमें बहुत सारी कोडिंग होती है, उसको लोग क्लिक करके और फिर फंस जाते हैं बाद में। तो आम आदमी जो हम जिसको आप खास कह रहे थे, हमारे सारे दर्शक खास हैं, जो एक जनरल वे में बोलूँ तो उनके पास में मोबाइल है अगर कंप्यूटर नहीं है, और सारा जो है बैंकिंग उनके एक उंगली पे है, UPI वगैरह सब कुछ है, तो क्या मोबाइल के लिए कुछ ऐसा एंटीवायरस या सिक्योरिटी सिस्टम बन सकता है या बनाया है आपने जो लोगों को यूज हो सके, जिससे लोगों को फायदा हो सके भाई? कि भाई ठीक है, कोई ऐसी फाइल आई तो उनके पास अलार्म आ गया कि भाई ये जो है खतरे की घंटी है, इसको पहले ही डिलीट कर दो, क्लिक करने के पहले ही, या ब्लॉक कर दो। सर देखिए, बहुत सी कंपनीज के बहुत अच्छे टूल्स हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जो खास आदमी हैं कहीं कुछ गलत ना डाउनलोड कर लें, इसलिए कुछ मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। और ये बेसिकली आप अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगा के रखिए और कोशिश करिए फेस रिकॉग्निशन ऑन हो। जी जी, तो दैट इज़ एनफ। आप अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करिए। और अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप किसी अपने लोकल साइबर सिक्योरिटी का कोई बंदा हो, कोई भी आपके यहाँ पे कोई IT का ऐसा आदमी हो जो कि एक्चुअली में IT में हो, आप उनसे जानिए, उनसे पूछिए। अगर आपके पास IT से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आप किसी और क्षेत्र में हो सकता है महारथी हो, अगर इस क्षेत्र के किसी आदमी को पकड़िए, उनसे पूछिए आप, वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं कौन सा टूल आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आप VPN यूज़ कर सकते हैं, आप साइबर एंटीवायरस या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ है क्या आपकी कंपनी के पास? देखिए, हमारी कंपनी के पास अभी हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, जी, जी। इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली हम बहुत जल्दी कुछ एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो कि खासकर हमारे सभी भाइयों के लिए, सभी भारत के लोगों के लिए 100% फ्री होगा। उसमें 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा। और कैसे उसको हम मतलब फ्री ऑफ कास्ट? बिल्कुल, वो फ्री ऑफ देखिए कॉस्ट बोला है, देखिए बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और हमने ये सोचा है, हम इसको लेकर के गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे और गवर्नमेंट से हम इसकी पूरी टेस्टिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको हम पब्लिक तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। तो अब सौरभ भाई ने इतना बढ़िया साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को इतना सरल तरीके से जो है डिस्क्राइब किया और तरीके बताए कैसे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और आप लोग इजाज़त दीजिए सौरभ भाई को और मुझे भी। तो आप लोग दोस्तों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।